गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा एनपीओ के चैप्टर में हमारी सीरीज के अंदर में बेटा ये सेकंड वीडियो हम लोग लेके आ रहे हैं। सेकंड वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कि हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आखिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या, उससे पहले कुछ हम लोग थ्योरी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किया था। तो व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये हम लोगों ने करा था, लाइन ये इंपॉर्टेंट है। Therefore they do not prepare the profit and loss account, instead they prepare the income and expenditure account at the end of the accounting period to determine the, yes this is very important term, to determine the surplus or deficit. Income and gain are credited to this account while expenses or losses are debited. होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, वही रूल है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे, जैसे हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज इधर सरप्लस और डेफिशिट। जब हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, नेचुरल सी बात है, तो क्या होगा, सरप्लस होगा। इफ़ डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो हमारे लिए क्या होगा, डेफिशिट होगा। तो सरप्लस को हम कहाँ ऐड कर देते हैं बेटे, बाद में जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था, प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस करते थे और लॉस को कैपिटल से माइनस करते थे। यहाँ पे कैपिटल फंड होता है, क्योंकि ये किसी एक पर्सन का नहीं होता, ये क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इसलिए इसको कैपिटल फंड बोलते हैं। और डेफिशिएट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। चलिए जी, अब एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, मैचिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज टू डिटरमाइन द सरप्लस और डेफिशिएट, नॉट द प्रॉफिट और लॉस। इट इज प्रिपेयर टू फॉलो द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंट। इज वेरी मैंने बताया ना, 1 मार्कर क्वेश्चन आया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे, और रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वे क्लास 11 में हमारा चैप्टर नंबर 4 में होता था, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। यानी कि हम एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। अच्छा, खर्चा आपने पे किया है या नहीं किया, उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे रेवेन्यू के लिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ऐसे रेवेन्यू इनकम जो भी हैं, और यहाँ पे रेवेन्यू लेते हैं, उसी साल की चीज़ लेते हैं। फॉर दिस अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेयर दे हैव बीन रिसीव्ड और नॉट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी साल की लेनी है हमें, किसी और साल से मतलब नहीं है। लेकिन रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था, अब हर साल का ले लेते थे, और चाहे कैपिटल एक्सपेंस होता था चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस होता था, दोनों आ जाते थे बेटा। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर में, ठीक है। नॉन कैश एक्सपेंसेस और ऑल्सो रिकॉर्डेड देयर, वहाँ तो रिसीट्स एंड पेमेंट है, हाँ तो पेमेंट की बातें होंगी, लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होता है, जिसका नाम डेप्रिसिएशन होता है। यू नो, डेप्रिसिएशन इज नॉट ए कैश एक्सपेंस। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएंगे। परचेज ऑफ लैंड आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये आते हैं लेकिन हमें लेने नहीं है, क्रॉस लगा दिया। कैपिटल इनकम है, डोनेशन है फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ये भी यहाँ पे नहीं आएंगी। तो ये 3 चीज़ों पे हरी झंडी दे रहा हूँ मैं। ये 3 चीज़ें हमारे क्या आएंगी, यहाँ हमारे जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इनको कंसीडर करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, इट शुड बी नोटेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, इधर सरप्लस और डेफिशिएट विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड हम लोगों ने किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जनरल फंड, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस फंड के नाम से भी जानते हैं बेटे। इसके देखो डिफरेंट नाम आ गए ना, कल को एमसीक्यू में आ गया तो पता होना चाहिए। करंट अकाउंटिंग पीरियड रेवेन्यू आइटम ओनली आर कंसिडर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग ईयर आर एक्सक्लूडेड। तो मैं आपको एक डायलॉग बताऊंगा यहाँ पे, जब भी आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इस डायलॉग को फॉलो करेंगे कि जैसे ये है ये मेरा घर है, तो मुझे इस साल का ये अगर बनाना है मुझे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इस साल को छोड़ना नहीं है, इस साल को छोड़ना नहीं है, आगे और पीछे देखना नहीं है। यानी कि जब भी आप इस अकाउंट को बनाएंगे तो आप केवल इसी साल की चीज़ें लेंगे, चाहे आपने पे करी हो या ना करी हो, आगे और पीछे देखेंगे नहीं। अगर हैं तो इनको हटा देंगे, इनको क्या कर देंगे, हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि केवल हमें जो करंट पीरियड है उसी को लेना होता है। तो एक बार फिर से डायलॉग बोलेंगे कि ये डायलॉग बहुत काम आएगा आपके लिए, कि इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे देखना नहीं है। एक हमारे टीचर थे, वो बहुत यूज़ करते थे उसको, तो हम लोग कॉमन प्रैक्टिसेस के थ्रू इसको फॉलो करते हैं। इस साल का छोड़ेंगे नहीं, आगे पीछे देखेंगे नहीं। जब भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फाइन, इज इट क्लियर? एक बात और अभी हम लोगों ने क्लियर करी कि इस अकाउंट के अंदर में न तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और न कैपिटल रिसीट्स आएगा। सर ये तो आपने बात कह दी, होते क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट, थोड़ा रिवीजन तो बनता है।
येस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द बेनिफिट ऑफ विच एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड। क्लास 11 में किया था, 1 साल से ज़्यादा साल के लिए बेनिफिट लेते हैं। सेपरेट spread over more than one accounting period. It results in acquisition of assets which in case of non-profit organization are used for the furtherance of activities की आप आगे की एक्टिविटी चलाते रहें। जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी हो गया हमारे पास, ठीक है, आपने बुक्स परचेज़ कर लिए अगर आपने, ठीक है, आपने इक्विपमेंट्स परचेज़ कर लिए हैं, आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज़ कर लिए तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। बात आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेट एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सोशल और चैरिटेबल एक्टिविटीज़, ठीक है। फॉर इट इज सेटअप बट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड करना है, वो हम पहले भी कह चुके हैं। जैसे सैलरी दे दी स्टाफ को, आपने रेंट पे कर दिया, आपने एजुकेशनल ग्रांट दिया, अगर आपने ऑनर यहाँ आपने दी है, ये वाली ऑनोरियम पे करा है आपने, जैसे ग्रेवाल साहब को हमने दिया था। स्पोर्ट्स को मटेरियल यूज़ कर लिए, आपने इंश्योरेंस पे कर दिया, आपने क्या कर दिया, वेजेस पे कर दिए हैं, आपने सैलरी पे कर दिए हैं हमारे आपने, ठीक है, आपने कोई ग्राउंड रेंट पे कर दिया, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर में आएगा। कैपिटल रिसीट्स बिल्कुल नहीं लेंगे। कैपिटल रिसीट्स आर दो रिसीट विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, दे आर फॉर दिस स्पेसिफाइड बाय द डोनर। जो देने वाला होता है वो बता देता है कि इस पर्पज़ के लिए, तो ये हम लोग कंसिडर यहाँ पे नहीं करते हम लोग, क्योंकि ये इस साल की हमारी रिसीट नहीं है, ये आगे फ्यूचर के लिए है। क्योंकि हमें ये डायलॉग याद रखना है, इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे का लेना नहीं है। तो ये कैपिटल रिसीट्स हैं, बिल्कुल नहीं आएंगी। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है, लाइफ टाइम मेंबरशिप किसी ने लाइफ टाइम के लिए पैसा दे दिया तो हम तो इसी साल के लिए निकाल रहे हैं ना सरप्लस और डेफिशिएट, तो क्यों ले लें। अब हमारे पास कॉर्पस डोनेशन है, कॉर्पोरेट डोनेशन आ गई, कोई स्पेसिफिक डोनेशन होती है। बिल्डिंग फंड आ गया, बिल्डिंग फंड का पैसा मिल रहा है हमारे को। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेच दिया, वो भी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल रेवेन्यू रिसीट को बिल्कुल लेंगे, जो रेगुलर आपके रिसीट होती जा रही हैं। रेवेन्यू रिसीट आर द रिसीट विच आर रिसीव्ड एज एन इनकम बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटीज़ को कैरी करने से जो भी आपको रिसीट्स मिल रही हैं जो एज ए इनकम है उनको ले लेंगे। तो एंट्रेंस फ़ी लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंट्रेंस फ़ी हो गया। सब्सक्रिप्शन हो गया हमारे पास फॉर द ईयर फॉर द मेंबर, सब्सक्रिप्शन जो हो गई हमारी फीस। जनरल डोनेशन हो गई हमारे पास। तो मैं एंट्रेंस फ़ी का बता देता हूँ, अभी आपको डिटेल में बताएंगे। तो एंट्रेंस फ़ी जो है यहाँ पे हम कभी भी लेने वाले नहीं होते, बता दूंगा। एंट्रेंस फ़ी को अभी हम काट देते हैं, क्योंकि CBSE ने भी हमारे को इसके बारे में एक कंसेप्ट बताया है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। सब्सक्रिप्शन को हम लेंगे, क्योंकि एंट्रेंस फ़ी को अब हमेशा काम माना जाता है बेटा, कैपिटल रिसीट की फॉर्म में लिया जाता है। किसकी फॉर्म में लेते हैं हम, कैपिटल रिसीट की फॉर्म में लेते हैं। बाकी जनरल डोनेशन है, ये हमारे को अगर रेंट अगर हमें रिसीव हो गया है, और अगर आपने न्यूज़पेपर अगर बेचे हैं, तो ये हमारे किस में कंसिडर करे जाते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स में कंसिडर किए जाते हैं। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोगों ने रिसीट पेमेंट अकाउंट के फीचर्स किए थे, ऐसे हमारे पास यहाँ पे इसके भी फीचर्स हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के। पहला नेचर क्या है इसका, ये नॉमिनल अकाउंट है। वो क्या था, एसेट अकाउंट था। इट डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल भी होता है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पीछे भी डिबेट हुआ था। और ऑन एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे काम करते हैं, और वो वहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक तरह से हमारा डिफरेंस भी क्या हो गया बेटा, एक तरह से यहाँ पे तैयार हो रहा है। अकाउंटिंग पीरियड, इट रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट। इसका मतलब आपको इसी साल के लेने हैं, चाहे आपने पे कराओ या आपने पे ना कराओ। मैं हमेशा डायग्राम बनाता रहूँगा, और आगे पीछे का हमें देखना नहीं है, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये पहले भी बात हुई थी हमारी, यानी कि इट डज़ नॉट हैव एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, जैसे वहाँ पे होता था। यहाँ पे तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, जिसको हम बाद में कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल फंड में। सरप्लस होता तो क्या करते हैं, प्लस। डेफिसिट होता तो क्या करते हैं, माइनस। एडजस्टमेंट की बात है, येस वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करते थे, यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। The account is prepared on an accrual basis of accounting, thus all adjustment relating to prepaid or outstanding and income and provision for depreciation or doubtful debts are made। ये सारी के सारी यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। मैं एडजस्टमेंट के बारे में बताऊंगा आपको, और मैं अभी आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ। और एक जो एडजस्टमेंट जहाँ पे करनी है, ये पूरे NPO के चैप्टर में यही एक एडजस्टमेंट है मेन, बाकी समय तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हम कर लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट है एक
वो आप हमेशा याद रखेंगे, बता देता हूँ मैं, ये हमेशा आप याद रख लीजिए। यानी कोई भी चीज़ आपको दे रखी हो, कोई भी चीज़ आपको दे रखी हो, एक फॉर्मेट के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मैं फॉर्मेट के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। जैसे देखिए किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे पर्टिकुलर, और ये हमारा अमाउंट है, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने अमाउंट एज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ बेटे, पूरे चैप्टर की जान है ये। जो भी आपको अमाउंट दे रखा रिस्क पेमेंट अकाउंट में वो लिख लो। फिर प्लस और माइनस, दो चीज़ बताता हूँ। आप क्लास 11 के अंदर में दो चीज़ें तो सीखे होंगे, मैं नहीं मानता कि आपने ये चीज़ें नहीं की होंगी। क्लास 11 के अंदर में दो चीज़ें हर एक बच्चा करता है। यानी कि आपने जब एडजस्टमेंट का चैप्टर किया था, इतना बड़ा चैप्टर किया, बहुत सारी एडजस्टमेंट थी, यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होंगी, यहाँ पर भी क्या होंगी, एडजस्टमेंट होंगी। और दो एडजस्टमेंट आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एक हमेशा याद रखना, हमेशा एडजस्टमेंट आपको पता, साल के किस में करते थे हम लोग, एंड में करते थे। किस में करते थे? END, हम एंड में एडजस्टमेंट करते थे। और एंड में एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है तो उसको क्या करते थे हम, प्लस करते थे, और एडवांस था तो माइनस करते थे। दो चीज़ें याद रख लो बेटा, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ। यानी क्या करेंगे, अगर कोई भी चीज़ आउटस्टैंडिंग होगी तो आउटस्टैंडिंग में OS से दिखा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है जी। और मैंने क्या लिखा, और एडवांस एट द एंड। दो चीज़ें याद रख लो, हमेशा याद रख लो। अगर ये दो चीज़ें याद रख ली, कैसे आई हैं आपको क्लास 11 में बताया था, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, इसको याद कर लीजिए चाहे। और एडवांस एट द एंड माइनस होता है। और रीज़न क्या था, कि आउटस्टैंडिंग मेरा इसी साल का खर्चा है तो मेरे को लेना है, क्योंकि डायलॉग क्या था हमारा, कि इस साल का छोड़ना नहीं है और आगे पीछे देखना नहीं है। तो इस साल का ही है ना आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो इसी साल का है आउटस्टैंडिंग, तो उसको ले लेंगे, इसलिए हमने प्लस कर लिया। एडवांस एट द एंड, ये अगले साल का एडवांस है हमारा, तो हमें इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। और ये दो चीज़ें कर लिया आपने। अब इनका बिगनिंग होगा तो उल्टा हो जाता है बेटा, यानी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट दी बिगनिंग, और ऐड कर देंगे क्या, एडवांस एट दी बिगनिंग। यानी कि ये चार एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको लिखते हैं, ये लिखते हैं अमाउंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर को मैं EXP से दिखा रहा हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस जो ये चार चीज़ें याद कर गया वो इस चैप्टर में तर गया, जो चार चीज़ें याद कर गया वो इस चैप्टर में तर गया। पूरे चैप्टर में यही कहानी हम लोग करने वाले हैं। यानी क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड को हमेशा क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चाहे इसको गत्ते पे लिख लो, गत्ते का मतलब हमेशा कहता हूँ कभी भी आपको याद करना हो तो बेटे इसको आप यहाँ लिख लो। मैं कहता हूँ यहाँ लिख लो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। यानी क्या, पूरे NPO का फॉर्मूला है, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, एडवांस हमेशा माइनस होता है। हमेशा याद रखिए, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, एडवांस हमेशा माइनस होता है। कब का होता है बेटा, एंड का। हमें नॉलेज जरूरी है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ हमें फाइनल आउटपुट भी आना चाहिए। और बिगनिंग में क्या हो जाएंगे रूल बेटा, ये उल्टे हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस किया आपने, एक ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस है क्योंकि इसी साल का है इसलिए मैंने प्लस कर दिया, और एडवांस अगले साल का है तो मैंने माइनस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग क्या हो जाएगा आपका, माइनस, और प्लस क्या हो जाएगा, एडवांस एट द बिगनिंग। बस ये जो अमाउंट आएगा यही मेरा फाइनल अमाउंट होगा। ये मुझे मेरे पूरे NPO के अंदर मेरे ये समरी निकल के आती है, निचोड़ निकल के आता है, जो मुझे पता होना चाहिए। फिर मैं चाहूँगा इस स्क्रीनशॉट को आप ले लीजिए, यानी जो भी अमाउंट होगा लिख देंगे, प्लस माइनस। एंड वाले क्या होगा, प्लस और माइनस। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग, ये क्या है मेरा, एडवांस। कब का है ये सर, ये एंड का है। ये भी किसका है, एंड का, क्योंकि समझौता हमेशा कब होता है, एंड में। बिगनिंग में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। यानी कि आउटस्टैंडिंग अगर बिगनिंग की होगी तो माइनस हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एंड की प्लस हुई है। और एडवांस अगर बिगनिंग की होगी तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसको करेंगे डिटेल, चिंता न मत करो, मैं ऐसे कह रहा हूँ नहीं बताऊँगा, बिल्कुल बताएंगे जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, ठीक है। तो और आपको बेहतर तरीके से अमाउंट के थ्रू समझ में आएगा। अब मैं आता हूँ बेटा, ये यानी कि फीचर्स करने के बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ इनकम में। और पूरे चैप्टर के अंदर यही हमें बनाना है, इसी के आसपास हम लोग घूमते रहेंगे।
तो देख लेंगे बेटा, ये मुझे आपको फॉर्मेट बताना है। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। आई थिंक सो ये क्लियर हो रहा होगा आपको। ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना होता है उससे ये आइटम बनती है, यानी कि वहाँ से हम क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल आपको फॉर्मेट भी बताया जाएगा, उसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है, इसको बनाना होता है। मैं छोटी सी आपको बात कहूँ तो यहाँ पे जब भी मैं इस अकाउंट को बनाऊँगा तो मैं ये कहता हूँ बेटा, जैसे ये अकाउंट मैं बना रहा हूँ, मान लीजिए ये अकाउंट मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ पे करा, यानी कि ये चीज़ें मेरे पास हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ आइटम दे रखे होंगे। यहाँ पे आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ होगा, तो वहाँ से जितनी भी रिसीट्स होती हैं, ये रिसीट्स होती हैं, ये आपको मालूम है रिसीट है, पेमेंट है, जितनी भी रिसीट्स हैं वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी, जितनी पेमेंट है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। पेमेंट क्या बन जाएंगी, आपकी एक्सपेंडिचर, और रिसीट्स क्या बन जाएंगी, आपकी इनकम। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे केवल वही चीज़ें लेंगे जो किस नेचर की हैं बेटा, यस, जो आपके रेवेन्यू नेचर के आइटम है वही लेंगे। यानी कि इस अकाउंट को बनाने से पहले हमें ये छोटी सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, यानी कि किसकी हेल्प से बनता है ये, रिसीट पेमेंट अकाउंट की हेल्प से बनता है या डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना पड़ेगा, केवल वही आइटम लेंगे, यानी कि ये जो आइटम है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हम ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन आइटम वही लेंगे जो कौन से नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के। रेवेन्यू नेचर की इनकम और रेवेन्यू नेचर के हम लोग क्या लेंगे, एक्सपेंसेस लेंगे। और अगर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह है तो उसको ज़रूर कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इनकम सब्सक्रिप्शन, ये हमारी रेगुलर इनकम होती है, हमने पहले ही पढ़ा है। इसमें देखो क्या ड्रामा किया इन्होंने, यही ड्रामा पूरे चैप्टर में चलेगा। ड्रामा मतलब एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या कर दिया, प्लस, यही बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। और एडवांस एट द एंड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, और क्या करेंगे, अब एडवांस बिगनिंग का है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वो आगे पीछे कहीं भी लिख लो। और आउटस्टैंडिंग का बिगनिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एंड का क्या होता है, प्लस होता है। तो इनको करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा और कौन सी इनकम आएंगी, एंट्रेंस फ़ी, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि एंट्रेंस फ़ी के बारे में अभी अभी CBSE ने एक सर्कुलर निकाला है कि एंट्रेंस फ़ी को हमेशा ही क्या मानेंगे, हम कैपिटल रिसीट मानेंगे। तो एंट्रेंस फ़ी को यहाँ से बिल्कुल निकाल दीजिए। एंट्रेंस फ़ी हमेशा ही क्या होगी, अब आपके लिए कैपिटल होगी। आगे चलते एडमिशन फ़ी है, वो हमारे पहले आ जाएगी एंट्रेंस फ़ी। अब जनरल डोनेशन जो है, जनरल डोनेशन आ जाएगी, जो कि किसी भी काम में ले सकते हैं हम। लेगेसी डेली डोनेशन है, अगर जनरल है तो आ जाएगी। सेल ऑफ न्यूज़पेपर है, वो भी आ जाएगा, जनरल चीज़ें हैं। रेंट है, रेंट भी इसी साल से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर का है। गेन का अगर कुछ हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स एसेट को बेचने से, अगर आपको यानी कि 4000 की चीज़ को आपने 4200 का बेच दिया, रिपीट करता हूँ, 4000 की चीज़ को 4200 का बेच दिया, आप कहेंगे 200 का प्रॉफिट हो गया, लिख दे भैया 200 का प्रॉफिट हो गया। तो सन्ड्री रिसीट्स हैं, वो आ जाएंगी। ये मेरा बाद में बैलेंसिंग फिगर आता है। अब हमारे खर्चे क्या आएंगे, सैलरी। सैलरी में क्या आएगा, सैलरी में वही कहानी, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस उल्टा है। एडवांस का क्यों नहीं लिखा, एडवांस का भी लिखना चाहिए था इनको, हम लिख देते हैं, इन्होंने लिखा। एडवांस जो एंड का होगा वो क्या होगा, आपको मालूम है, लेस एंड का, और ये लेस हो जाएगा एडवांस एट द एंड, और ऐड करेंगे क्या, एडवांस बिगनिंग का। बिल्कुल वो वाला रूल जो बताया था वो फॉलो करेंगे। जो अमाउंट आएगा वो, रेंट है, रेंट में भी चीज़ें हो सकती हैं तो वो भी करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम भी चीज़ें होंगी तो माइनस करेंगे। इन्होंने खाली प्रीपेड माइनस किया है यहाँ पे। प्रीपेड का कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ प्रीपेड इस साल का लेना होता है, आगे पीछे देखना नहीं होता, वो माइनस करेंगे। अगर बिगनिंग है, एंड है, वो हमें देखना पड़ेगा। प्रीपेड का नाम एडवांस है। ऑडिट फ़ी है, वो भी खर्चा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा है, ऑनरेरियम खर्चा है, इनके साथ भी अगर एडजस्टमेंट होंगे तो करेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, वही 4 रूल लगेंगे, उनको याद कर लेना है। रिपेयर है, डेप्रीशिएशन लगेगा आपका। लॉस हो रहा है फिक्स एसेट पे, अभी मैंने कहा था 4000 वाली को 4200 ने बेच दिया। 4000 वाली को अगर 3500 ने बेचा होता तो सर क्यों नुकसान करा रहे हो 500 का, क्यों 4000 की जो एसेट है वो 3500 में बेच दी है, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू 4000 थी, मैंने 3500 का बेच दिया, तो 500 रुपये का मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। कोई स्पोर्ट्स मेटेरियल यूज़ किया, मतलब कोई भी खर्चा आ जाए इस साल से रिलेटेड। अब अगर ये साइड ज़्यादा आ जाए, इनकम साइड ज़्यादा आ जाए, दुआ करो इनकम साइड ही ज़्यादा, तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं, सरप्लस। और ब्रैकेट में ज़रूर लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, करके देखेंगे प्रैक्टिकल, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर ये एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ जाए तो डेफिशिएट लिखते हैं, लिखेंगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर
इनकम हम लिखेंगे, दो बातें होंगी, ईदर ऑफ टू विल अपीयर, दोनों चीज़ें नहीं आएंगी, हो सकता है कुछ भी ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज़ें एक साथ आ जाए। क्वेश्चन आया हुआ CBSE में, ये हम लोग करके देखते हैं। छोटा सा सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बड़ा प्यारा सवाल लगता है मुझे, बताऊँ आपको। यानी कि फ़ीस कलेक्टेड कहाँ आ जाएगा आपका, यस ये इनकम में आ जाएगा, लेकिन कह रहा है इंक्लूडिंग 80,000 फॉर प्रीवियस ईयर, तो इसको नहीं लेंगे। मैं बना के दिखाऊंगा आपको। डायलॉग याद रखना है, ये इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे देखना नहीं है, क्योंकि मुझे टोटल 380 मिला, लेकिन 80,000 रुपये प्रीवियस ईयर का था, तो उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, यहाँ से इसको हटा दूँगा। तो कितना रह जाएगा मेरा, खाली 3 लाख रुपए रह जाएगा। तो मैं माइनस करके दिखा दूंगा इनर कॉलम में, कैसे करूँगा वो भी हम डिटेल में भी बात करेंगे हम लोग। जो फीस जो कलेक्टेड है बिल्कुल अभी करेंगे। और फीस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर है, मतलब इस साल की फ़ीस आउटस्टैंडिंग है, ये इस साल की छोड़ना नहीं है, तो क्या करेंगे 10,000 हम प्लस कर देंगे और 80,000 रुपये क्या कर देंगे माइनस करेंगे। कैसे, मैं बिल्कुल आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो अभी दिखाएंगे, अभी 380 है, 80 माइनस कर दिया, क्योंकि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 80,000 रुपये क्या है, प्रीवियस ईयर का था, पुराने साल का था, उसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कहते हैं। और अगर ना भी समझ में आ रहा आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग तो कोई बात नहीं, 80,000 माइनस करेंगे और 10,000 प्लस करेंगे। वो ये इस साल का है, इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे देखना नहीं है, इसका मतलब इसको इसमें इंक्लूडेड है तो हटाना पड़ेगा। 310 की इनकम हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे चलते हैं, फ़ी मिली है, सैलरी आपको फीस हो गई। दूसरा अगला क्या, सैलरी पेड है। सैलरी कितनी पेड है, इंक्लूडिंग 3,000 फॉर द प्रीवियस, पिछले साल की 3 साल पे करिए। मैं कितने लूँगा, 28 नहीं लूँगा, कितने लूँगा, केवल 25,000 रुपये लूँगा। ये मेरा किस में आ जाएगा, ये मेरा एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ये चीज़ें मेरी किस में आ गई थी बेटा, इनकम में आ गई थी। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, इस साल की है, एट द एंड है, इसको क्या करूँगा मैं, प्लस कर दूँगा। 3,000 क्या कर दूँगा मैं, माइनस कर दूँगा। बिल्कुल करके दिखाऊँगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, बिल्कुल एक्सपेंस में आ जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, ये भी सिंपल एक्सपेंसेस हैं, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी मेरे एक्सपेंस में आ जाएंगे। मीटिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस में। परचेज ऑफ बुक एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, मैंने क्या करे हैं, बुक्स परचेज करें हैं, कुछ पीरियोडिकल्स परचेज करें हैं। कितने के परचेज करें हैं, 19,000 के, इंक्लूडिंग 19,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। 29,000 की मैंने बुक्स खरीदी है। इसमें पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, हर पीरियड की, जैसे जनवरी की बुक आ गई, फरवरी की बुक आ गई, डिफरेंट टाइप की बुक्स आती हैं, जैसे आपने मंगवानी है, इनके मंथली एडिशन आते हैं, तो ये ऐसे नहीं होते। तो 19,000 दे रखा है, उसमें से वो परचेज बुक के लिए, इसका मतलब मुझे 10,000 रुपये का खर्चा मैं मान के चलूँगा, केवल पूरा नहीं मानूंगा। फिर से बताता हूँ, 29,000 का टोटल खर्चा हो, लेकिन बुक्स का खर्चा मैं नहीं लूँगा। 19,000 का बुक्स का खर्चा है, तो केवल 10,000 रुपये का ले लूँगा मैं। रेंट पे किया है, ये सिंपल क्या है, मेरा एक्सपेंस है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, डोनेशन रिसीव्ड, यस ये मेरा क्या माना जाएगा, ये मेरी इनकम मानी जाएगी, क्योंकि ये नहीं बताया गया है कि जनरल है या स्पेसिफिक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, स्पेसिफिक इनकम मान लेंगे। आई होप ये पढ़ लिया है। इसकी हेल्प से इसी फॉर्मेट को बेस बनाते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लिख के करेंगे। आई होप आप कर पाएंगे इसको। तो ये मैंने बता ही दिया था आपको, ये वाला था। अब सैलरी का इशू था, सैलरी का इशू मैं बता देता हूँ आपको। सैलरी का इशू में क्या था, सैलरी में यहाँ पे 3,000 रुपये हमें क्या करने थे, ये 3,000 नहीं 1,000 प्लस करने हैं, और ये 3,000 प्रीवियस ईयर का है, तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये 28,000 में 1,000 प्लस किया और 3,000 हमने क्या किया है, माइनस किया है, 26 आ गया। तो ये हम लोगों ने कुछ समझौते किए हैं। बाकी डोनेशन आ गई है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंस, रेंट वहीं से कॉपी कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। यहाँ मैंने क्या करा, मैं ठीक लिख देता हूँ उसको, ये 19,000 है, क्योंकि मुझे केवल 10,000 लेना है, जो मैंने पीरियोडिकल्स के लिए पे किया है। यानी कि बुक्स भी थी, बुक्स मैं नहीं ले रहा, क्योंकि बुक्स मेरी एसेट हैं, और एसेट मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। पोस्ट एंड टेलीग्राम का खर्चा है, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी का खर्चा है। फाइन। सो इसका मतलब मैंने टोटल करा, डिफरेंस मेरा यहाँ आ गया 2,20,000, क्योंकि मेरी यहाँ पे ये मेरी इनकम वाली साइड ज़्यादा है, तो यहाँ लिखा एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, ये ब्रैकेट में भी लिख सकते थे। तो ये मेरा सरप्लस आ गया। इन्होंने हिंट दिया है, अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ बुक इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हैंस इट इज़ नॉट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक चीज़ बताऊँ, जो आपने काम करा है इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, फीस वाला 3,80,000 माइनस कितना करेंगे इसमें से, 80,000 मैंने पहले माइनस कर दिया और 10 मैंने प्लस कर दिया, ऐसे भी आप करके दिखा सकते थे। वही 310 आएगा, ऐसे यहाँ पे हम लोगों ने किया और इजीली हमारा निकल के आ गया। तो वही जो फॉर्मेट जो मैंने बताया था, ये पूरे एनपीओ चैप्टर का आपका दारोमदार सेट करेगा। यानी कि ये हमेशा चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस साल का छोड़ना नहीं है और आगे पीछे
देखना नहीं है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सोल्यूशन जो हमने बनाया उसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे तो नाम से पता लग रहा है, फिर भी हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का? टू डिटरमाइन द सरप्लस। अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर आ जाए और उसका उल्टा हो जाए तो डेफिशिएट हो गया, एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम। ऑब्जेक्टिव ऑफ P&L अकाउंट इज टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट अर्नड और लॉस। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस मेथड। It is prepared from the trial balance, whereas complete set of books of accounts are maintained, or from the receipts and payment account and other information where complete set of books of account are not maintained। जब खाली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है उससे बनाते हैं हम लोग, और ट्रायल बैलेंस है तो बनता ही बनता है। ये हमेशा किससे बनता है बेटा? ट्रायल बैलेंस। और जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ एक एडिशन है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से भी इसको हम बना सकते हैं। बैलेंस, इसका बैलेंस जो होता है सरप्लस और डेफिशिएट आता है, इसका बैलेंस आपको मालूम है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ज़बरदस्ती का डिफरेंस बनाया हुआ है ये। अब आ जाते हैं दो बड़ी चीज़ों पे, यानी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका है, पर्पज़ ऑफ द अमाउंट इज़ टू शो द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, शोइंग कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स शोइंग कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। तो जो डिफरेंस बचता है वो हमेशा एट द एंड का बैंक का बैलेंस आ जाता है, जैसे कैश बुक में हमारा क्लोजिंग बैलेंस आता था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज ऑफ अकाउंट टू शेयर द नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन, मतलब सरप्लस या डेफिशिएट। नेचर क्या है? इट रिकॉर्ड समरी ऑफ द कैश ट्रांजेक्शन शोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अंडर डिफरेंट हेड फॉर द पीरियड। इट इज़ लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट होता है। नेचर बताना था मेनली। फॉर्म क्या है? डेबिट दिस अकाउंट रिकॉर्ड रिसीट्स एंड क्रेडिट पेमेंट। यहाँ पे डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं और यहाँ पे क्रेडिट में इनकम और गेन। बैलेंस इन द बिगिनिंग इज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इन द बिगिनिंग, एंड बैलेंस एट द एंड इज कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस एट द एंड। दिस इज नो बैलेंस इन द बिगिनिंग, बैलेंस एट द एंड होता है, उसको सरप्लस और डेफिशिएट कहते हैं। नेचर ऑफ आइटम वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेचर ऑफ आइटम, इट रिकॉर्ड रिसीट पेमेंट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। इट्स ओनली एंड ओनली इट शो द इनकम एक्सपेंडिचर ओनली ऑफ रेवेन्यू नेचर के आते हैं। पे पीरियड टू विच दे आर रिलेट, इसमें क्या आता है? पेमेंट ड्यूरिंग द वेदर दे रिलेट टू पास्ट, करंट और नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे केवल इसी साल का आता है। इसके लिए बहुत बड़ा डायलॉग यही है, इस साल का एक्सपेंडिचर इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे देखना नहीं है। एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है। यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करी थी, आज बनाया था भी समझौता, 4 चीज़ों की बताई थी आपको। डेप्रीशिएशन इसमें रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि नॉन कैश है, यहाँ पे डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड होता है क्योंकि कैश आइटम है। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। उसके बाद हम बैलेंस शीट पे आएंगे, जो हम लोग बाद में करेंगे, आपको बताऊँ। उसके बाद अब मेरा टारगेट है कि मैं अब 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर करके दिखाऊँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, और उसके बाद में अगली वीडियो के अंदर आपको मैं डिफरेंट जो आइटम्स हैं उनकी मैं ट्रीटमेंट आपके सामने डिस्कस करूँगा। और मैं सीधा, मैंने आपको पिछली बार आपको मैंने बताया था क्वेश्चन 6 तक ट्राई करने हैं। ये फंड बेस अकाउंटिंग हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। 3 टॉपिक हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे लास्ट में। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ करके दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले डिस्कस कर लेता हूँ, और वो क्वेश्चन जो होंगे हमारे बेटा वो यहाँ से शुरू होते हैं बेटा। ये ऐसे ही कर लेते हैं छोटे क्वेश्चन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हमने क्वेश्चन बनाया, ऐसे यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर करेंगे। बनता क्या है? यानी कि आपको एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले भी। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिनमें खाली हम क्या सीखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। ये आपको दे रखा है, रिसीट पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इससे कैसे बनाएंगे? देखो, ये बैलेंस दे रखा है, तो हमेशा याद रखना है जब भी आपको बैलेंस दे रखा है तो बेटा ये बैलेंस जो है ये आपको देखना है रेवेन्यू नेचर के आइटम में जो ट्रांसफ़र होंगे। ये जो बैलेंस है आपका, ये बैलेंस आपका कहीं पे भी ट्रांसफ़र ये इनकम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इनकम में? ये इसलिए नहीं आएगा बेटा इनकम में जब भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये मेरा बैलेंस है पुराना कैश का, ये मेरे लिए रेवेन्यू रिसीट नहीं है। सब्सक्रिप्शन ये मेरी कहाँ पे आएगी? इनकम में आएगी। मैं आई लिख देता हूँ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मैंने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची है, थी कितने की मेरे को नहीं बताया गया, तो मैं कितने की मानूंगा? ये 2 लाख रुपए की थी। 2 लाख रुपए की चीज़ मैंने 2 लाख में बेच दी, तो मेरा न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, तो इसका भी कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है, मैंने 40,000 का फर्नीचर 30 में बेच दिया, तो मेरा नुकसान हो गया, तो मेरे कहाँ पे ले लूँगा उसको? मैं एक्सपेंस में ले लूँगा। डोनेशन है, ये मेरी इनकम में आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी रिसीट्स होती हैं क्या बनती हैं? इनकम बन जाती हैं। जितनी भी पेमेंट होती हैं
वो क्या बन जाती हैं, आपके लिए एक्सपेंस बन जाती हैं। लेकिन कौन सी आपको रिसीट लेनी है, रेवेन्यू नेचर की, और कौन सी आपको पेमेंट लेनी है, वो भी रेवेन्यू नेचर की। कैसे लेंगे, 2 क्वेश्चन के बाद ये क्लियर हो जाएगा आपको बेटा। सैलरी है, ये मेरा बिल्कुल एक्सपेंस है, ये भी मेरा एक्सपेंस है। स्टेशनरी को मैं एक्सपेंस नहीं मानता, एसिड मानता हूँ। डिफेंस बॉन्ड खरीद लिए, ये भी मेरी एसिड है। फर्नीचर मेरी एसिड है। बाइसिकल भी मेरी एसिड है, मैं इसको भी कंसिडर नहीं करूँगा। और बैलेंस कैरेट डाउन जो कैश का है, वो भी मेरी एसिड है, तो ये नहीं लूँगा। केवल मैं वही आइटम लेता हूँ जो मेरी क्या है बेटा, एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू नेचर के। इससे कैसे बनाएंगे, मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन करके दिखा देंगे, बाकी ये क्वेश्चन बेटा डिटेल में हम बाद में करेंगे। अभी केवल कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, अनसॉल्व्ड है। तो मैं क्या बनाऊँगा बेटा, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाया मैंने। यहाँ पे लिखूँगा हमेशा फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर दे रखा होगा वो 31 मार्च 2020। डेबिट, ये क्रेडिट, ये सारा तो बनाना ही है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम। अब एक एक करके आइटम उठा लेते हैं हम लोग। आपने क्वेश्चन पढ़ा ही है। सबसे पहले बैलेंस दे रखा था, और बैलेंस नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन आएगा सबसे पहले। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो ज़रूर पढ़ लेंगे, नहीं दे रखी तो रहने देंगे। एक आपको बेसिक आइडिया लगे कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। सो सब्सक्रिप्शन कितने की दे रखी है आपको बेटा, यहाँ 9 लाख रुपए की दे रखी है। अगले आइटम में आपको सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा होता है इन्वेस्टमेंट पे, यहाँ ले लेता। लॉस हो रहा होता तो यहाँ ले लेता, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा मुझे। फर्नीचर पे मुझे लॉस हो गया था, तो लॉस जो है मेरे इधर आएगा एक्सपेंडिचर साइड पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो मेरा 10,000 हो गया। और उसके बाद मेरा डोनेशन है 10,000 रुपये की, वो डोनेशन यहाँ आ जाएगी बाय। अगर स्पेसिफिक होती तो नहीं आती, क्योंकि जनरल चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अब मेरी सैलरी दे रखी है, टू सैलरी कितना है बेटा, सैलरी का अमाउंट आपको 4,80,000 दे रखा है। टू क्या है बेटा, स्टेशनरी, नहीं स्टेशनरी को मैं एसिड मानता हूँ। रेंट है, रेंट कितना दे रखा है मुझे बेटा, 50,000 दे रखा है। बस ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी हैं, यानी कि मेरा रिसीव पेमेंट अकाउंट जो है उसे मैंने उल्टा करके इस तरह से बनाई चीज़ों को, और मैंने इसको अब बैलेंस किया। बैलेंस करिए कितना आ गया, ये आप कहेंगे 9,10,000 आ रही है वाली साइड। ये कितनी आ रही है, 10,040, 540 आ गई। अब इसका डिफरेंस आप बताइए मुझे कितने बताएंगे, मैं बुक से भी टैली कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 है, उसका जो आंसर है वो क्या है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसका आंसर आ रहा है हमारा 3,50,000 आ रहा है। अब मैं बता देता हूँ उसका रीज़न क्या है। अब स्टेशनरी का है, स्टेशनरी को कई बार हम रेवेन्यू भी मान लेते हैं, चल जाता है। इन्होंने क्या मान लिया, इसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड मान लिया पूरी। और डिटेल में आएगी तो हम भी यहाँ पे स्टेशनरी को कंजम्पशन में दिखा दिया हम लोगों ने। कितना हुआ बेटा, 910, 490, 540 और 560 हो गया। माइनस किया मैंने 560, तो 3,50,000 का डिफरेंस आ गया। ये मेरा सरप्लस कहलाएगा, और ये मेरा टोटल कितना आ गया, 9,10,000। आई होप दिस इज़ क्लियर। एक छोटा सा नमूना बनाया हम लोगों ने अकाउंट बनाने का। ये क्या लिखेंगे, इन वो मेरे जगह कम है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर करके यहाँ पे हम लिख देंगे। अब फिर हम एक कोशिश करेंगे, यानी कि केवल रेवेन्यू जो होते हैं, ये 2 वर्ड याद रख लेते हैं, यानी कि केवल रेवेन्यू जो आइटम होते हैं वो ही जाएंगी जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। चलिए जी, 2 क्वेश्चन केवल डिस्कस करेंगे जो आप करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं एक बार हम लोग। 41 क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी है। अब देर का बैलेंस है, देखो बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसका सब्सक्रिप्शन है, ये बिल्कुल आ जाएगी। फ़ी फ्रॉम द नॉन मेंबर है, यानी कि ये भी हमारी नॉर्मल फ़ी जो मेरी है, फ़ी तो हमारी इनकम में आएगा, तो मैंने इसके आगे लिख दिया इनकम। इसके अभी मैंने इनकम लिख दिया। गवर्नमेंट की ग्रांट्स मिली है मुझे, बता नहीं रखा स्पेसिफिक है कि नहीं, तो बिल्कुल ले लेंगे, ये इनकम आ जाएगी। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, ये नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि स्पेसिफिक हो गया।
इंटरेस्ट है ये बिल्कुल इनकम में आ जाएगा, जनरल इंटरेस्ट है। सैलरी है नर्सेज़ की, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प है, ये छोटे मोटे खर्चे हैं, एक्सपेंस। रेंट भी क्या है, एक्सपेंस है। कार की कॉस्ट नहीं लूँगा, कार मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि ये मैं ट्रांसफ़र करता हूँ। एक्सपेंस ऑफ कार है, ये एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंस में आ जाएगा। ये नहीं आएगा बैलेंस, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मेरा खर्चा नहीं है, मेरा बैलेंस है, मेरी एसिट है, ठीक है ना। अब देख कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो देख लेंगे। डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीट फॉर बिल्डिंग वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा, एक इन्होंने बात बताई कि जो 10,000 रुपये की जो डोनेशन है बिल्डिंग के लिए मिली, गलती से हमने सब्सक्रिप्शन में लिखा दिया है, मिली बिल्डिंग के लिए थी। तो जो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है 1,11,500, उसमें से 10,000 रुपये क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो अल्टीमेटली इसमें जोड़ने देंगे तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन इससे भी मुझे मतलब नहीं है क्योंकि मुझे तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये मैं 11,500 की जगह कितना लिख दूंगा, यस 1,10,500 लिख दूंगा, क्योंकि 10,000 रुपये गलती से हमने सब्सक्रिप्शन में जोड़ दिए हैं, तो हटा देंगे इसको। जो कह रहा है सही बात है। एक बिल था मेडिसिन का जो परचेज़ करा, वो आउटस्टैंडिंग था। तो ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये 12,800 रुपये प्लस कर देंगे हम लोग। और गवर्नमेंट ग्रांट इज़ नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए मैंने बताया था जब तक नहीं कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मैं करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपका हाथ सेट होता रहे। बाकी क्वेश्चन मैं फिर आपको रीड करूँगा, क्योंकि जो फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे वहीं पर हमें मास्टरी लेनी है। ये तो केवल आपको एक कंसेप्ट डिलीवर करने की बात थी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2020 ही आएगा वैसे। आगे तो थोड़ा छोटा बनाएंगे। इनकम क्वेश्चन नंबर 41 हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। 41 में आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दी हुई थी, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। अब वहाँ पे और एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट दे रखी हो तो बेटा उस पर ना डॉट लगा लिया करो, ताकि ध्यान रहेगा मुझे एडजस्टमेंट करनी है डॉट। यानी कि बिल्डिंग फंड पे भी लगा लेते हैं, वैसे बिल्डिंग फंड काम नहीं आना, लेकिन जब पूरा क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। और एक मेडिसिन के ऊपर बताया था, ताकि ध्यान रखेगा जब पोस्ट करेंगे तो ये जिन पे क्रॉस लगा हुआ है वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे। वो फिर सर होंगे कहाँ ट्रांसफ़र, वो बैलेंस शीट में होते हैं, वो जब बाद में बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। ये तो केवल आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक आपको रफ मैं स्केच देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था, बनता कैसे आखिर। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे दे रखी थी बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आता नहीं है। सबसे पहले आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना है बेटा 1,11,500। 10,000 इसलिए माइनस कर दिया, किसी और चीज़ के आ गए थे। मैं इनकी बैलेंसिंग नहीं करूँगा बेटा, आप बैलेंसिंग खुद करेंगे। इसके बाद फ़ी फ्रॉम नॉन मेंबर है, बाय फ़ी तो आ रही है ना बेटा, मेंबर से है नॉन मेंबर से है, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा। कितना है, 27,000 रुपये की है। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, आ जाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं थी। गवर्नमेंट ग्रांट में एक वी ज़बरदस्ती में लग गया, GOVT। गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, कितने की हैं बेटा, 1 लाख की। बिल्डिंग में अमाउंट जो प्लस हुआ था उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ख़त्म। एक इंटरेस्ट मिला था मुझे, बाय इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा, यहाँ 3,800 का आएगा। अब उधर चले, उधर आपको सैलरी दे रखी थी नर्सेज़ की, वही उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसका मतलब कि जितनी भी मेरे यहाँ पे रिसीट थी वो इनकम बन गई, और जितनी भी मेरे पेमेंट थी वो मेरे एक्सपेंडिचर बन गए। सैलरी ऑफ नर्सेज़, कितने की सैलरी है नर्सेज़ की बेटा, 65,600 आएगा। उसके बाद है बोर्ड, लॉन्ड्री, और डोमेस्टिक हेल्प है कितने की, 38,000 की, 38,000 लिख दिया। उसके बाद रेंट है, रेंट हमारा नॉर्मल खर्चा है। रेंट कितने का है बेटा, 20,000 रुपये का रेंट है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कार है, बिल्कुल नहीं आएगी। एक्सपेंस ऑन कार आ जाएगा। हाँ, अगर डेप्रिशिएशन का रेट दे रखा होता तो मैं कार का डेप्रिशिएशन ले लेता, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 84,000 आ गया। ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आएगा। ड्रग लिख के थोड़ा डर लगता है, ये इसका मतलब दवाइयाँ ही हैं। कितने की हैं बेटा, 67,000 है। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट थी, एक पुराना बिल था जो पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब इसी साल का है खर्चा बताया उन्होंने, 18,000 वो रह गया था। टोटल कर लीजिए, सॉरी
85,000 आ गया। अब एक काम करेंगे बेटा, ये सारी की सारी मेरी इनकम आ गई हैं, ये सारी मेरी एक्सपेंडिचर आ गई हैं। अब इसका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालोगे, ये काम आपका करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा तो क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, तो वो टाइम मैं आपके लिए देना चाहता हूँ। तो 41 क्वेश्चन आप चेक करेंगे तो आपका जो सरप्लस, इस क्वेश्चन में डेफिशिट आ रहा है 55,100 रुपीज़ का क्या आएगा, यहाँ पे डेफिशिट आ जाएगा। ये साइड ज़्यादा आ रही होगी तो बाय डेफिशिट आएगा। आप यहाँ पे दोनों का टोटल लिखेंगे। डेफिशिट आ रहा है 55,100, ये डिफरेंस आ रहा होगा, ये मैंने सीधा लिख दिया। आप ये लिख लेना, कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली साइड मेरी क्या आ रही है, एक्सपेंडिचर वाली ज़्यादा आ रही है। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। ये मेरा 52 क्वेश्चन है। ये बस मैं केवल एक आपको रफ आइडिया बताने के लिए था कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी 52 क्वेश्चन में फॉलोइंग द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ UB40 क्लब, क्या बात है, 40 साल के हो जाएंगे अब हैं, बैलेंस नहीं आएगा। अब सब्सक्रिप्शन दे रखी है, देखो पूरी कहानी दे रखी है। और मैं अकाउंट कब का बना रहा हूँ, 20 का, यानी कि मेरा साल हो गया 19 और 20। तो क्या डायलॉग था, इस साल का छोड़ना नहीं है, आगे पीछे देखना नहीं है। तो जो सब्सक्रिप्शन लूँगा मैं केवल यही वाली लूँगा, ये वाली सब्सक्रिप्शन मैं नहीं लूँगा। ये मेरी इनकम, डोनेशन मेरी है, वो मेरी इनकम है। अगर पीछे कोई नोट ना दे रखा हो तो एंट्रेंस फी बिल्कुल नहीं आएगी। शायद हो सकता है बुक से आंसर हमारा मैच ना करे, क्योंकि गिरवाल साहब ने ये एंट्रेंस फी को रेवेन्यू मानते थे पहले हम लोग। पहले क्या होता था, छोड़िए, अब आपको एंट्रेंस फी नहीं लेना है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज 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 द कैपिटल रिसीट। डोनेशन है, अभी मैं इसको इनकम मान रहा हूँ। अगर स्पेसिफिक लिखा होगा कोई नोट वगैरह में तो उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है जी। सैलरी एंड वेजेस है, ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ये ऑफिस एक्सपेंस हो गया, इस पर इक्विपमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे। टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, इससे कोई मतलब है नहीं मेरे। तो ट्रांसफ़र करके आप देखना आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, ये सब्सक्रिप्शन में क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेज है, प्लस कर देंगे। सर कैसे पता लगा ये एंड की है बिगिनिंग की है, यहाँ तो बता दिया था। नहीं बताते तो हमेशा क्या होता है, एंड की होती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% डेप्रीशिएशन लगेगा, ये बता देता हूँ। जब इनका एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो लिख देंगे डिप्रीशिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करके आप लिख देंगे, क्योंकि डेप्रीशिएशन ज़रूर आएगा हमारे पास। तो इक्विपमेंट जैसे मैंने जो एक क्रॉस लगाया है, तो 3,40,000 का जो डेप्रीशिएशन है 25% वो आ जाएगा यहाँ पे। तो 3,40,000 का जो 25% है, तो डेप्रीशिएशन करके हम 85,000 लिख देंगे और हमारा आंसर क्या कर जाएगा, टैली कर जाएगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन और है, ये NCERT से मॉडिफाइड है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब, शो दीज आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, शो द आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो बनाई नहीं अभी हम लोगों ने, खाली इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, वो भी हमारा बाद में आएगा बेटा, अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि फंड बेस अकाउंटिंग से रिलेटेड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, ये आप कर सकते हैं ट्राई बेटा, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो 44 क्वेश्चन में नहीं लेता क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो आपके लिए 45 क्वेश्चन है, वो भी फिर बड़ा हो जाएगा। ये बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, जिनकी हम क्या करेंगे, हम लोग बाद में इनके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ये अभी हम नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी इसमें अभी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, केवल यही क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने बैलेंस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 43, ये आप कर लेना बेटा। इसके अलावा अगली वीडियो के अंदर हम लोग को स्पेसिफिक आइटम्स जो हैं इसके अंदर में डिस्कस करने वाले, वो हम लेके आएंगे, जिसमें 3 आइटम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।